हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को डिटेल में पढ़ा कि किस तरह जब एक स्पर्म, नॉट एक स्पर्म बल्कि कई सारे स्पर्म्स ओवम तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, जैसे ही वो ओवम तक पहुंचते हैं तो दे स्टार्ट टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ओवम। अब वॉल ऑफ ओवम में बाहर कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा है और फिर ऊलेमा है। तो कई सारे स्पर्म्स कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए हाइलुरोनिडेज सिक्रीट करेंगे। उसकी वजह से जो भी स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके, वो स्पर्म के साथ जोना पेल्यूसिडा कंपैटिबिलिटी चेक करेगी कि भाई ये ह्यूमन स्पर्म ही है ना। अगर वो कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है तो इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ जोना लाइसेंस, जो कि स्पर्म से ही रिलीज होगा। एंड जोना लाइसेंस की वजह से थोड़ा सा जोना पेल्यूसिडा में एक पेनिट्रेट मतलब एक गैप क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे स्पर्म फटाफट से अंदर जाकर ऊलेमा को टच करेगा। अब मैंने आपको कहा था कि इट्स लाइक अ रेस, कि जरूरी नहीं है सारे स्पर्म सेम स्पीड से अंदर जा रहे हैं, सबका अलग अलग पोटेंशियल है। तो जो भी स्पर्म सबसे पहले ऊलेमा को टच करेगा वही विनर होगा, वही फर्टिलाइजेशन करेगा और तुरंत वो ऊलेमा के साथ फ्यूजन करके अपनी मेम्ब्रेन को फ्यूज करके अपना कंटेंट अंदर डाल देगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पर्म अंदर डालता है, हमने पढ़ा था। स्पर्म अपना हेड अंदर डालता है प्लस मिडल पीस जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं, और नेक में एक जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो अंदर रहता है। बाकी डिस्टल सेंट्रियोल प्लस पूरा का पूरा एक्सोनीम बाहर ही रह जाता है एंड इट विल डीजनरेट। ओके, देन जैसे ही स्पर्म का कंटेंट अंदर आता है, जो ओवम यानी एक्चुअली ये भी ओवम तो है नहीं, ये तो सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज में अरेस्टेड था, ये अपना रुका हुआ डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है जो बाहर पीवीएस पेरीविटेलाइन स्पेस में चली जाती है और यहाँ पर मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल के साथ सेल बनती है। जिस सेल को आप अभी तक ओवम या सेकेंडरी oocyte कह रहे थे बच्चों, उसी सेल को अब आप क्या कहेंगे, जाइगोट। ठीक है, और इस जाइगोट में स्पर्म के जो थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रिया आए थे वो अब तक डिजनरेट हो चुके हैं। तो इस जाइगोट में सिर्फ और सिर्फ ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होगा, यानी हमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला है वो हमारे फादर से नहीं बल्कि मदर से मिला है। लेकिन जो हमारा जेनेटिक डीएनए है वो 50% मदर 50% फादर से मिला है। क्लियर? एंड जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल यहाँ प्रेजेंट है वो स्पर्म का सेंट्रियोल है। हालांकि सेंट्रियोल में कोई डीएनए तो होता नहीं है कि हम देखें कि भाई ये कौन सा है, बट जस्ट हमें पता होना चाहिए कि स्पर्म से मिला है। क्लियर? तो ये हमने फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पढ़ लिए थे। एंड आई टोल्ड यू कि फर्टिलाइजेशन ही वो टाइम है जब सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी बच्चे के जेंडर को चेंज नहीं कर सकता कि लड़के को लड़की या लड़की को लड़का बना दे। इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। ठीक है, सो ये सारी चीजें बच्चों हमने पढ़ ली थी। अब हमें एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ के जस्ट बाद में नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया है उसके ऊपर आपको एक हेडिंग लिखनी है, एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट तुरंत बनते ही अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। उसको तो सेल डिवीजन करना है, माइटोटिकली मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाना है, फिर एम्ब्रियो को फीटस बनाना है, सारे ऑर्गन्स बनाने हैं, बहुत सारा काम करना है। 9 मंथ्स का उनके पास टाइम है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी स्टेप बाय स्टेप हमें विद द टाइमलाइन समझ पता होना चाहिए, वही आपको पढ़ना है इन द नेक्स्ट टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस को समझाने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है इस पूरे पार्ट को। आप भी पहले मेरे साथ एक बार ये लेबलिंग कर लो जिससे आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में वेरी फर्स्ट स्टेप इज द क्लीवेज। क्लीवेज का सिंपली मतलब होता है, अभी बताऊंगी, अभी ब्रैकेट में लिख लो, माइटोटिक डिवीजन्स। जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही सेल साइकिल स्टार्ट कर देगा। जैसे आपको पता है ना कि ह्यूमंस में एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो हर 24 घंटे में लगभग सेल्स का नंबर डबल होता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके नंबर बढ़ता जाएगा। उसी को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, बताऊंगी इसके लिए स्पेशल टर्म क्लीवेज क्यों यूज किया। देन यहीं पर ये तो एक तरह से ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, जब ब्लास्टोसिस्ट बनकर तैयार हो जाती है उस पार्ट को क्लीवेज कहते हैं। अब वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की वॉल से अटैच होकर उससे चिपकती है, उससे इम्प्लांट होती है। दैट इज द सेकेंड स्टेप, यहाँ लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। ये एम्ब्रियोजेनेसिस का सेकेंड स्टेप मान लो तुम। देन नेक्स्ट जो हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको तुम थर्ड पॉइंट कर दो। एम्ब्रियोजेनेसिस की थर्ड स्टेज हो गई है।
और इस प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया था क्या कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब जायगॉट बना, दैट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जायगॉट जब एम्ब्रियो में बदल रहा है तो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस स्टेज जब यूटराइन वॉल से अटैच होगी, यानी कि इम्प्लांटेशन होगा, वहां से प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है। तो उसका अटैच होना इज द प्रेगनेंसी। तो अब वहां के पॉइंट से लेकर नेक्स्ट 9 मंथ तक क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हमें इस थर्ड टॉपिक में देखना है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको भी दोबारा से 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करना बच्चों। इस प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो हमें समझना है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। यहाँ पर आप लिख दो ए, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा कैसे बना, क्या क्या काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा प्लेसेंटा से रिलेटेड है। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है नीचे इसी पेज पर छोटा सा एक, इमीडिएटली यहाँ से आप रखो बी, लिखो बी, दैट इज गेस्टुलेशन, बताऊंगी ये भी क्या होता है। और इसके बाद ये स्टेम सेल्स के जस्ट बाद जो पैराग्राफ है ना, जिसमें आपको ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया है, इसके ऊपर आप लिख दो सी, ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी जो थर्ड है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। प्लेसेंटा कैसे बना, फिर गेस्टुला स्टेज कैसे बनी, और फिर ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं। सिंपल, जब ऑर्गन्स बन के तैयार हो जाएंगे तो बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। सो द लास्ट पार्ट इज द पार्चुरेशन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ। वो कैसे होता है वो देखेंगे। एंड छोटा सा एक पैराग्राफ आपके बुक में लैक्टेशन के ऊपर भी है कि जो मिल्क फीडिंग है, जो बेबी को नरिशमेंट दिया जाता है मदर के थ्रू, उससे रिलेटेड भी 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एम्ब्रियोजेनेसिस में समझनी है। क्लियर? चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लीवेज से। अच्छा, उससे भी पहले एक और चीज देखना, यानी मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर एक जस्ट एक क्या कहेंगे इसको आप, पॉइंट आउट, मतलब सारी चीज़ों को पॉइंट्स में लिख दिया है कि भाई एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हमें क्लीवेज देखना है, इम्प्लांटेशन देखना है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखना है, और फाइनली पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ पढ़ना है। क्लियर? तो इसमें है ना, सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको आपको समझना है। यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाया है, ये फीमेल में ओवरी से ओव्यूलेशन होता हुआ भी दिखाया है। यहाँ पे आपको ABCDEFGH दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज फेलोपियन ट्यूब में है, कौन सी स्टेज यूट्रस में आ गई है, समझना। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ओवरी से ओवम का रिलीज दिखाया है। तो ये जो ए है, इसके नीचे आप लिख सकते हो ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, दिस इज ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो कि आपको पता है एक्चुअली में ओवम है ही नहीं, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte। बट आपको पता है ना, सेकेंडरी oocyte में कोरोना, रेडिएटा, जोना पेलिसुडा सब बनकर आती हैं, पहले से ग्राफियन फॉलिकल में ही बन गई थी। ओके, देन यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन दिखाया है क्या, तो ये जो बी स्टेज है इसमें आपको फर्टिलाइजेशन दिखा दिया, यानी फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर जायगॉट बन चुका है। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जायगॉट को। देखो आप बी स्टेज कहाँ दिखाई है, एग्जैक्टली एम्पुला में। सो बट ऑब्वियस दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इस जायगॉट ने तुरंत डिवीजन करना शुरू कर दिया। सबसे पहला डिवीजन हुआ फर्स्ट क्लीवेज, 2 सेल्स बनी। सेकेंड क्लीवेज हुआ 4 सेल्स बनी। थर्ड क्लीवेज हुआ 4 से 8 सेल्स बनी। और यहाँ पर इसके बाद ई के बाद ये एफ है, फिर फोर्थ क्लीवेज हुआ 8 से 16 सेल्स बनी। तो दिस इज 2 सेल्ड स्टेज, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, दिस इज 2 सेल्ड स्टेज, दिस इज 4 सेल्ड स्टेज, एंड दिस इज 8 सेल्ड, 16 सेल्ड। तो ये जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है ना बच्चों, इन दोनों को ही आप मॉरूला कहोगे। इसको तो लिखा ही है इन्होंने मॉरूला, बट इसको भी आप मॉरूला लिख लो। सिर्फ 8 सेल्ड को मॉरूला नहीं कहते, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को कहते हैं हम मॉरूला। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरूला? मॉरूला वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि इस स्टेज में हमें ऐसा लग रहा है कि इट इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, इट इज अ सॉलिड बॉल, बहुत सारी सेल्स आपस में अरेंज हो गई हैं, पास पास आ गई, और उन्होंने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर, इसमें कहीं कोई कैविटी नहीं है। ओके, तो ये जो मॉरूला वर्ड है ना, ये मलबेरी से ओरिजिनेट हुआ है। मलबेरी शहतूत देखा है आपने, उसमें छोटे 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 दाने जैसे स्ट्रक्चर्स आपस में टाइटली चिपके रहते हैं। नहीं खाया है किसी ने तो गूगल कर लेना मलबेरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां से अराइज ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड मॉरूला, विच मीन्स अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। इसमें 8 से 16 सेल्ड स्टेज को कहेंगे आप। तो एक तरह से जायगॉट के बाद 2 सेल्ड, 4 सेल्ड एंड 8 to 16 सेल्ड को हम मॉरूला कह दें। और ये देखो, ये जो ई और एफ है, जरा देखना, ई यहाँ पर था,
8 सेल्ड स्टेज तक ये इस्थमस पर आ चुका था और 16 सेल्ड स्टेज आते आते ये नीचे भी आ रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले ये डिवीजन कर रहा है और फिर ये नीचे आएगा, डिवीजन भी चल रहे हैं और इस पैरेलल ये रोल डाउन भी होता जा रहा है। जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो इसको धक्का लगाकर आगे भेज रही है, ठीक है। तो एफ स्टेज जो है यानी मॉरूला यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। मॉरूला स्टेज में इट विल कम डाउन इनटू द यूट्रस। पूछ सकते हैं आपसे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, तो दैट इज द स्टेज ऑफ मॉरूला। ओके, अब क्या होता है सुनना, जैसे ये यूट्रस में आता है तो यूट्रस में आते ही ना डिवीजन तो कंटिन्यू है, डिवीजन तो अभी चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है डिवीजन रोक देगा ये। यानी 16 से 32, फिर 32 से 64 बढ़ता रहेगा। नंबर ऑफ सेल्स 32 टू 64 प्लस जो भी, मतलब इसको हम रुको, इसको ऐसा लिखेंगे हम 32 देन 64 देन कंटिन्यू। सेल डिवीजन तो कंटिन्यू है ही, प्लस इस एम्ब्रियो में क्या होगा बच्चों, कुछ चेंजेस होंगे और उन चेंजेस की वजह से ये सॉलिड बॉल नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कुछ सेल्स तो पेरिफेरी पर अरेंज हो जाएंगी, कुछ सेल्स किसी एक कॉर्नर पर अरेंज हो जाएंगी और बाकी ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इसमें खुद इन्हीं सेल्स ने एक फ्लूइड सिक्रीट करा है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जिसको कहेंगे ब्लास्टोसील। इस कैविटी को आप लिख देना, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। मैं आपको अलग से ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनवाऊंगी। ये ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसील मिलते जुलते नाम है, मिक्स मत कर देना। तो सील यानी सीलोम की तरह, नॉट सीलोम बट दिस इज अ कैविटी, इसलिए इसके लिए सील लगा दिया, ठीक है। तो ब्लास्टोसील स्ट्रक्चर मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड डू रिमेंबर, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, विच इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विच गेट इम्प्लांटेड। तो ये जो आपको स्टेज दिखाई है जिसको इन्होंने जी से रिप्रेजेंट किया है, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में आती है, कहीं भी जरूरी नहीं है यहीं पर इसी तरफ इम्प्लांट होगी, बल्कि जो मोस्ट फेवरेबल साइट है इम्प्लांटेशन का वो यूट्रस का फंडस है बच्चों। ज्यादातर केसेस में जो इम्प्लांटेशन होता है वो ऊपर वाले डोम शेप पार्ट फंडस पे होता है। वैसे तो यूट्रस एक बैग है, कहीं भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के टच में कॉन्टैक्ट में आती है तो दोनों के बीच में एक जंक्शन बनना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा का बनना शुरू हो जाता है, बस उसी को आप कह देते हो इम्प्लांटेशन। तो याद रखना है, विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियो शो इम्प्लांटेशन या गेट इम्प्लांटेड, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट, जो कि मॉरूला के बाद बनती है, ठीक है। या सिंपली ये और यही फिर इम्प्लांट हो रही है ना। तो बाई चांस ये डायग्राम आ जाए सिर्फ और आपसे बोल दें इनमें से कोई भी कि सी, ई, जी और एच की लेबलिंग्स बताओ, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेज क्या है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं, मतलब मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए, 2 स्टेज बता दी, क्लीवेज बता दिया और इम्प्लांटेशन बता दिया। अब ये जो क्लीवेज है, ये जो डिवीजन हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, इसको हम क्लीवेज क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये है, ध्यान से सुनना। तुम सोचो कि आपको पता है जब सेल डिवाइड करती है G1S G2M, फिर दोबारा G1S G2M, ऐसे रिपीट होता है साइकिल। G1 और G2 में तो सेल ग्रोथ करती है, अपना साइज बढ़ाती है, क्योंकि एक मदर सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है, तो डॉटर सेल्स तो छोटी हो जाती है मदर सेल से साइज में, तो लेटर ऑन जैसे ही वो G1 में दोबारा जाती है तो अपना साइज फिर बढ़ा लेती है। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ होता तो फेलोपियन ट्यूब में ही इसका डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता ना। ये जाइगोट, ये आपको जाइगोट की पेरीफेरी, ये जाइगोट का डायमीटर दिखाया आपको, ठीक है। अब आप ध्यान दे रहे हो, इससे 2 सेल बनी, लेकिन 2 सेल्स का साइज छोटा का छोटा ही रहा। इन्होंने जब 4 बनाई तो 4 और छोटी सेल्स बनी, वो साइज नहीं बढ़ा रही है अपनी। 4 से 8 बनी तो सेल और छोटी हो गई, 8 से 16 बनी तो सेल और छोटी हो गई, यानी यहाँ पर सेल्स का साइज ही नहीं बढ़ रहा, जो कि ज़रूरी है। नेचर ने ये अडेप्टेशन दिया है, क्योंकि यहीं पर अगर सेल साइज बढ़ाना शुरू कर देती तो क्या पता फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती, क्या पता फेलोपियन ट्यूब में फंस जाता ये स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए ये स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स हैं जिनमें G1 एंड G2 बहुत ही शॉर्ट होती है, बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बना ली जाती है और अननेसेसरी साइटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ाया जाता। इसलिए इन स्पेशल माइटोटिक डिवीजन्स को कहते हैं बच्चों क्लीवेज। सो व्हाट इज क्लीवेज, ये जो तुमने अपनी एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है ना क्लीवेज, इसको तुम लिख सकते हो, दीज आर माइटोटिक डिवीजन्स इन विच सेल्स इंक्रीज इन नंबर, सेल्स नंबर में तो बढ़ रही हैं बट नॉट इंक्रीज इन साइज,
सेल्स का साइज नहीं बढ़ता बच्चों, साइज बल्कि सेल्स का, डॉटर सेल्स का साइज अपनी मदर सेल से छोटा होता जाता है, जो कि नॉर्मली होता ही है, पर G1 और G2 में ये अपना साइज नहीं बढ़ाती, इसलिए इसको नाम दिया गया क्लीवेज। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, जस्ट एडिशनली बता रही हूँ कि मैं तुम्हें शुरू से कह रही हूँ कि ये जो सेकेंडरी oocyte आया था, ये अपनी दोनों प्रोटेक्टिव लेयर लेकर आया था अपने साथ। तो जब स्पर्म्स ने इन लेयर्स को पेनिट्रेट करना शुरू किया, तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में तो कोई रोक टोक है नहीं, तो ज़्यादा कई सारे स्पर्म्स ना कोरोना रेडिएटा को लगभग ख़त्म कर चुके होते हैं। तो जब जाइगोट बनता है तब तक कोरोना रेडिएटा तो ख़त्म हो चुकी होती है, या थोड़ी बहुत सेल्स इतनी लूज हो चुकी होती हैं कि वो गिर जाती हैं, कोरोना रेडिएटा शेड ऑफ। तो जब जाइगोट बनता है तो वहाँ पर कोरोना रेडिएटा शेड ऑफ हो चुकी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको लेयर दिख रही है, सब में एक बाहर ब्लू कलर की लेयर दिखाई है, दिस इज एक्चुअली द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा बच्चों। जोना पेल्यूसिडा अभी भी नहीं हटी। यू नो नेचर ने ऐसा क्यों किया? और वैसे भी आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कि जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने अपना कंटेंट बाहर भेजा था, तो उन्होंने एक तो ऊलेमा को थिकंड कर दिया था, उसका नाम हो गया था फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और कुछ केमिकल्स जोना पेल्यूसिडा के बाहर जाकर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उस लेयर को छुपा लिया था, जिससे कोई भी स्पर्म कंपैटिबिलिटी रिएक्शन ना कर सके। तो जोना पेल्यूसिडा तो सेफ है ना, उसको तो स्पर्म्स ने लाइस नहीं किया। तो ये नेचर ने क्यों किया बच्चों? एक तो इससे पॉलीस्पर्मी रुक गई, दूसरा इसका फायदा ये है कि जब तक ये जोना पेल्यूसिडा रहेगी ना, तब तक ये इम्प्लांट ही नहीं कर सकता। नॉर्मली जब तक ये जोना पेल्यूसिडा रहेगी तब तक एम्ब्रियो अगर फेलोपियन ट्यूब की वॉल के कांटेक्ट में आ गया तो भी उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये नीचे गिरता है और जब इसको इम्प्लांट होना होता है ना, तो देखो यहाँ तक ही जोना पेल्यूसिडा बनाई है, इसके बाद नहीं बनाई। तो ब्लास्टोसिस्ट उसमें कुछ इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, आप यूं कह लो, जिसकी वजह से उस जोना पेल्यूसिडा से निकलकर ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ जाता है और वॉल के साथ इम्प्लांट कर जाता है। तो टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब, नेचर ने जोना पेल्यूसिडा को परसिस्ट किया है। कब तक? परसिस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। अप टू नहीं लिख रही, अप टू का मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि अप टू इम्प्लांटेशन, तो थोड़ा सा आप समझ जाना इसको। ठीक है, जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन तब तक जोना पेल्यूसिडा परसिस्ट करेगी, और जब इम्प्लांटेशन का टाइम आएगा तब एम्ब्रियो जोना पेल्यूसिडा से बाहर निकल जाएगा। बट फिर भी आप आगे पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेक्स्ट चैप्टर में कि कुछ केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? अगर कई बार ये एम्ब्रियो पहले ही जोना पेल्यूसिडा से बाहर निकल जाए ना बच्चों, तो वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। तो इट इज़ अ हाईली रिस्की कंडीशन, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया तो वहीं पर वो अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा। भाई क्लीवेज तो सिर्फ यहीं तक कहते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है, फिर एक बार ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गई, अब तो यूट्रस में जगह है, तो वो आराम से अपना साइज बढ़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद सेल्स का नंबर भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। क्लीवेज तो सिर्फ यहीं तक चलता है जब तक कि ब्लास्टोसिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो यहाँ पर गलती से इम्प्लांट हो गया तो वो अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा, एंड इस केस में फेलोपियन ट्यूब में रप्चर, कोई भी डैमेज हो सकता है फेलोपियन ट्यूब को। तो नेचर ने हर बात का इंतजाम किया है अच्छे से कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही तरीके से चले। ठीक है, तो आपको ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि कब इन लेयर से ये अलग हो रहा है, जस्ट आप याद रख सकते हो, बाकी नीट में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? क्लीवेज स्टेप समझ में आ गया? तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है भाई, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। ठीक है, इसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जैसे ही जाइगोट isthmus में मूव करता है, आप देख रहे हो एम्पुला से isthmus में मूव करता है, वैसे ही ये डिवीजन भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड फॉर्म कौन कौन सी स्टेज आती हैं? 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड स्टेजेस। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो मॉरूला में सेल्स आपको दिख रही है ना, इनमें से इंडिविजुअल सेल को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। अब हमें कई बार ये नाम पढ़ के लगता है कि यार ब्लास्टोमियर तो ब्लास्टोला की सेल्स को कहना चाहिए, बट नहीं बच्चों, ब्लास्टोमियर वर्ड यूज करा जाता है फॉर द सेल्स ऑफ मॉरूला। ईच ब्लास्टोमियर विल गिव राइज टू समथिंग इन ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो ब्लास्टोमियर कहाँ पे बन गई? मॉरूला में ही आपको नाम यूज कर देना है। बल्कि जब ये मॉरूला ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होगा, अच्छा ब्लास्टोला क्यों बोल रही हूँ मैं, ह्यूमंस में तो बच्चों ब्लास्टोला टर्म यूज नहीं करते, बट मैं जस्ट यहाँ पर लिख देती हूँ कि इन सम एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल्स में जैसे फ्रॉग वगैरह में, इन सम एनिमल्स ब्लास्टोसिस्ट
ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोला। ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट ना कह के ब्लास्टोला कहा जाता है। ऐसे रिदम बन जाती है। मतलब जायगॉट, जायगॉट से बना मॉरूला, मॉरूला से बना ब्लास्टोला और अभी आगे बनेगा गैस्ट्रोला। ठीक है, पर ह्यूमंस में ब्लास्टोला की जगह ब्लास्टोसिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट जैसे बॉडी में कई बार ना अब नॉर्मली तुमने मेडिकल में अगर कभी देखा हो, मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि भाई इस पर्सन की बॉडी में सिस्ट बन गई, तो सिस्ट में जनरली एक सेल्स का क्लस्टर होता है और अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो वैसा स्ट्रक्चर है हमारे में, इसलिए यहाँ पर सिस्ट वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट में अब आप इन सेल्स को ब्लास्टोमियर नहीं कहोगे बच्चों, मैं यहीं पर लेबल करा देती हूँ आपको। ये जो पेरिफेरल लेयर आपको दिख रही है सेल्स की, इनको कहते हैं बच्चों ट्रोफोब्लास्ट। ट्रॉफिक वर्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। यही सेल्स आगे चलकर प्लेसेंटा बनाएंगी, तो प्लेसेंटा से ही तो नरिशमेंट मिलेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सेल्स का क्लस्टर एक तरफ इकट्ठा हो गया है, इन्हें कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब। थोड़ी कम जगह है मेरे पास, छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, एम्ब्रियोनिक नॉब, क्योंकि यही सेल्स हैं जो आगे चलकर एम्ब्रियो को बनाएंगी। भाई बाहर वाली जो लेयर है वो तो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगी, यूट्रस के साथ चिपकने में, और ये जो सेल्स हैं यही एम्ब्रियो के ऑर्गन्स वगैरह जो भी बनाना है वो सब बनाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक नॉब। या अच्छा, एनसीईआरटी में एम्ब्रियोनिक नॉब नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में इसको लिखा है बच्चों इनर सेल मास। इनर सेल मास, आप समझ रहे हो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैसे बनी? जैसे हमने ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा था कि पहले सॉलिड फॉलिकल थी सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्शियरी में क्या किया, कुछ सेल्स ने फ्लूइड सिक्रीट किया, ग्रैन्युलोसा सेल्स ने, जिससे उन्हें बाहर धक्का लगा और बीच में कैविटी बन गई। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, ये जो सेल्स थी इन्होंने फ्लूइड सिक्रीट किया, इनको बाहर धक्का लगा और बाकी जो बची हुई सेल्स थी वो एक तरफ इकट्ठी हो गई। वहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था ग्राफियन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, एक कैविटी थी उसको कहा था एंट्रम, पेरीफेरी पर सेल्स थी वो थी ग्रैन्युलोसा, यहाँ ट्रोफोब्लास्ट है, और यहाँ पर एक जर्म हिल थी, यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक नॉब है। तो कई बार मिक्स भी हो जाता है, हालांकि आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछते क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम नहीं है। तो आपको तो अगर नीट में ऐसा कोई डायग्राम दे दें, आप देखना पीवाईक्यूज में आया हुआ है क्वेश्चन, और आपको बोला जाए आइडेंटिफाई दिस स्टेज, तो इट इज सिंपली ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भाई ये वाले सब सेल्स बनाएगी, इन सेल्स को कहेंगे ब्लास्टोमियर, एंड द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉरूला। व्हाट इज मॉरूला? लिख लेना, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, इसमें कोई कैविटी नहीं है। द मॉरूला कंटिन्यू टू डिवाइड, डिवीजन रुका नहीं है बच्चों, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। कब? एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। जब मॉरूला यूट्रस में गिर रहा है तो यूट्रस में आने के बाद इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, नाउ इन द ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर कैसे अरेंज हो गई देखना। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को क्या बताया मैंने? ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं इनर सेल मास। और ये जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स है ये ऐसे बीच में नहीं पड़ा हुआ, इट इज अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। देखा आपने अभी डायग्राम में, ये यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट से किसी भी एक तरफ अटैच्ड था, जिससे इसको इजीली नरिशमेंट वगैरह मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार हो गई, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज डिवीजन पूरा हो गया। अब सेल्स अपना नंबर भी बढ़ाएंगी, साइज भी बढ़ाएंगी, बट आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब हाँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन सारी स्टेजेस को एक बार डायग्रामेटिकली भी बना दिया। जिन बच्चों के पास अभी अच्छा खासा खूब सारा टाइम है, नहीं अभी 2024 नहीं 2025 देना है, और आप डिटेल्ड नोट्स बना रहे हो, वो इस तरह का डायग्राम भी अलग से बना लेना। ठीक है, जायगॉट, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को मैंने यहाँ पर अलग से डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर दिया है, इसकी लेबलिंग कर दी है। जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम विद लेबलिंग पूछा जाता है, तो आपको सिंपली ये डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, ओके, इन दोनों का फंक्शन लिख दिया है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा, तो नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो को, एंड ये वर्ड बाद में समझाऊंगी, कॉरियोनिक विलाई, और ये जो है इनर सेल मास, ये ही आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हम देखते हैं इम्प्लांटेशन में क्या हुआ। किसको कहेंगे हम इम्प्लांटेशन? सुनना ध्यान से, कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताती हूँ एक बार। हम कह रहे हैं कि मान लो ये यूट्रस है, ठीक है,
और ये जो फंडस पार्ट है, ये एंडोमेट्रियम लेयर बना देती हूँ मैं, चलो इसकी, ठीक है। ये जो फंडस पार्ट है, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर इम्प्लांटेशन। तो होता क्या है बच्चों, जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुँचती है यूट्रस में, तो मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट इसके कॉन्टैक्ट में आ गई, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट, ऐसा मत समझना तुम कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बस एक तरफ से ही इस वॉल से अटैच होती है, इट्स नॉट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा, कितनी होंगी 32 से 64 सेल्स का साइज मिलाकर कितना होगा तुम सोचो। तो इतने छोटे से स्ट्रक्चर को एक पॉइंट पर अटैच करना तो इज नॉट सेफ। इसको पूरा अपने अंदर एम्बेडेड करें, पूरा अपने अंदर धंसा ले यूट्राइन वॉल, तब इसको तसल्ली होगी कि अच्छे से इम्प्लांटेशन हुआ है। तो समझना क्या होता है, जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दो चेंजेस होते हैं। क्या, पहला, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना, ये लेयर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू कर देती है चारों तरफ, चारों तरफ है ना ट्रोफोब्लास्ट, मैंने ड्रॉ नहीं किया बट ट्रोफोब्लास्ट से ही ये जो सेल्स हैं उन्हीं से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ठीक है। और जो यूट्राइन वॉल है, ये जो यूट्राइन वॉल है ये भी क्या करती है, प्रोलिफरेट होना शुरू कर देती है, ऐसे ये पूरा प्रोलिफरेट हो रही है, ठीक है। और प्रोलिफरेट होते होते ऐसे करके पूरा इसको अपने अंदर ले लिया इसने, देख रहे हो आप, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट से अटैच है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये यहाँ तो है ही, प्लस एंडोमेट्रियम की सेल्स ऐसे ऐसे करके पूरा इसको चारों तरफ से इसने घेर लिया। बल्कि आप यूं कह लो कि एंडोमेट्रियम ने भी ऐसे प्रोजेक्शंस बनाए और दोनों प्रोजेक्शन, जैसे हम उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हैं, एक दूसरे में इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, बट वो अभी बाद की बात है, लेटर ऑन। अभी तो जस्ट एक बार इम्प्लांटेशन कर ले। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी और इसको पूरा अपने अंदर धंसा लेगी, एम्बेड कर लेगी, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थोड़ा सा लेटर ऑन बनेंगे, तुम चाहो तो इसमें ना भी बनाओ, जैसे प्लेसेंटा का बनना शुरू होगा ना तब बनेंगे। अभी तो तुम सिंपली इस डायग्राम को ऐसा बना सकते हो कि भाई ये तो यूट्राइन वॉल है और इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट इससे अटैच हो गई है, ठीक है। मान लो ये इनर सेल मास है, ये ब्लास्टोसील है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखें जरा, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर get attached to the endometrium, that is the innermost layer of uterus, and the inner cell mass, और इसी के साथ जैसे इम्प्लांटेशन होगा इनर सेल मास वेट नहीं करेगा कि अभी और आगे की इवेंट होने दो, पूरा प्लेसेंटा बन जाने दो, फिर मैं ऑर्गन्स बनाना शुरू करूंगा। वो इनर सेल मास धीरे धीरे डिफरेंशिएट होना भी शुरू कर देगा, नंबर तो बढ़ाएगा ही, सेल डिवीजन तो करेगा ही, प्लस किसको एक्टोडम बनाना है, कौन एंडोडम, कौन मीजोडम, पहले जर्मिनल लेयर्स बनेंगी तभी तो ऑर्गन बनेंगे ना बच्चों। एनिमल किंगडम भूल गए तुम, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हमारे में एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, तो वो जर्म लेयर कौन बनाएगा, यही इनर सेल मास बनाएगा, ओके। सो दिस इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द embryo. After attachment, the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, highlight करना, as a result, the blastocyst become embedded, पूरी धंस गई है उसके अंदर, in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है, it leads to pregnancy. Pregnancy begins from here, ठीक है, समझ में आ गया what is implantation now। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन का, अच्छा ये भी ध्यान रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लिख दो, इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस भी दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद इम्प्लांटेशन लगभग 7th day पर हो जाता है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब तुम वो लॉजिक लगा लो, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि अगर 15th day पे ओव्यूलेशन हुआ होगा तो 15 + 7 22, तो 22nd day पर इम्प्लांटेशन हुआ होगा। अगर 22वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ है तो अब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन में धीरे धीरे प्लेसेंटा बनना शुरू होगा और प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलने लगेगा HCG,
वो अब कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने का टाइम आ गया ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो कितने दिन तक रहती है, ओव्यूलेशन के बाद 10-12 दिन तक, यानी लगभग 25वें दिन तक। तो उससे पहले पहले अगर HCG वहां तक पहुंच गया तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, अब मुझको बने रहना है। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम लिंक्ड हैं एक दूसरे से। सो नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम प्लेसेंटा फॉर्मेशन समझते हैं। यहाँ लिखा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, पूरी एम्बेडेड हो गई है ब्लास्टोसिस यूट्राइन वॉल में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। इसलिए मैंने ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन नहीं किया, आफ्टर इम्प्लांटेशन जब वो इंश्योर कर लेता है कि भाई हाँ मैं तो पूरा एंडोमेट्रियम में धंस चुका हूँ, अब मैं इस पकड़ को मजबूत बनाता हूँ, तो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से बच्चों जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। विलाई तो तुम्हें पता ही है, कॉरियोनिक विलाई। इसको कॉरियन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभी हम आगे फीटस के चारों तरफ 4 कवरिंग्स बनाएंगे उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो यही है, इसको कॉरियन कहते हैं। तो इसी से विलाई बन रहे हैं, तो अभी से इनका नाम रख दिया कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, तो अब आप ट्रोफोब्लास्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब एक तरह से आप उसके लिए कॉरियन लेयर वर्ड यूज करेंगे। ठीक, और उससे जो विलाई बने वो है कॉरियोनिक विलाई। These villi are surrounded by the uterine tissue, अभी बनाया था मैंने डायग्राम, and maternal blood। ये जो है ये यूटराइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड इसको सराउंड कर लेगा। देखना कैसे। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो तुम्हें समझना है, इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी में सीधी सीधी बातें नहीं की गई हैं, इस चैप्टर में लिख दिया गया है हिंट्स में, फिर पूछ लिया जाता है, तुम्हें लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है। देखो समझो कि ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं ना, दीज आर द कॉरियोनिक विलाई। अभी अगर हम उसी डायग्राम पर वापस जाएं, ये इम्प्लांटेशन का डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं कि भाई ये तो हो गया इम्प्लांटेशन, क्या हुआ, ये तो हो गया इम्प्लांटेशन, है ना। अब हम आफ्टर इम्प्लांटेशन देख रहे हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा कैसे फॉर्म हो रहा है। तो एक चीज़ समझना बच्चों, प्लेसेंटा के ना बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, ह्यूमंस में अलग, दूसरे मैमल्स में अलग अलग टाइप। तो ह्यूमंस के प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी ट्रोफोब्लास्ट, क्या कह रही हूँ मैं आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम कह रहे हैं कॉरियोनिक विलाई। इसमें कहीं भी किसी एक तरफ इनर सेल मास होगा, ये रहा इनर सेल मास, ये सब सेल्स है ना, ये सब सेल से ही जैसे मतलब आप समझ रहे हैं बात को, ये कैसे है स्ट्रक्चर कि जैसे अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इसकी एक सेल है ब्लास्टोसिस्ट की, ट्रोफोब्लास्ट की, तो ये कैसे प्रोजेक्शन बना रही है, हाँ, तो ये जो सेल है ये सेल ही तो ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, फिर नेक्स्ट सेल ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी, ऐसे करके पूरी सेल में पूरे सॉरी नॉट ओनली सेल, पूरे ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ खूब सारे कॉरियोनिक विलाई बन जाएंगे। क्या, हर तरफ, चारों तरफ, सिर्फ उस तरफ नहीं, चारों तरफ। ठीक है, नाउ अब जो एंडोमेट्रियम है ना, जिसने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, ये एंडोमेट्रियम क्या करेगा देखना, ये एंडोमेट्रियम से भी ऐसे प्रोजेक्शंस निकलेंगे। इन्हें आपको ऐसा कुछ नाम नहीं देना है, ये भी प्रोजेक्शंस निकलेंगे पूरे में, पूरे एंडोमेट्रियम में ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्शंस निकलेंगे। ठीक है, और दोनों प्रोजेक्शंस एक दूसरे में अच्छी तरह से धंस गए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल जैसे फिंगर टू फिंगर क्रॉस करते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। और जैसे ये इंटरडिजिटेशन कंप्लीट होगा, यू कॉल्ड इट प्लेसेंटा। आप इसी यूनिट को, ये जो एक यूनिट बन गई, जो कनेक्शन है एम्ब्रियो और मदर के बीच का, इसी पूरे स्ट्रक्चर को ही आप क्या बोलते हो बच्चों, प्लेसेंटा। ठीक है, अब अगर हम प्लेसेंटा की थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आप ऐसे समझना कि ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाए हैं कॉरियोनिक विलाई, सपोज दीज आर कॉरियोनिक विलाई, हम जूम करके देख रहे हैं, है ना, और हम कह रहे हैं कि दीज आर सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू, ये सपोज यूटराइन टिश्यू है, ये एंडोमेट्रियम ही तो है। तो अब होता क्या है कि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती हैं क्या बच्चों, अभी मैं सेम ही कलर यूज कर रही हूँ, ब्लड वेसल्स होती है, मदर की कैपिलरीज होती है एंडोमेट्रियम में, पढ़ा है हमने, जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है तो ब्लीडिंग होती है ना, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इनमें से कुछ कैपिलरीज एकदम इस यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाती हैं और इनके बीच की जो वॉल है ये गायब हो जाती है, फ्यूज हो जाती है ये, और क्लियर कट जो ब्लड है वो लीक करके
इस स्पेस में आ जाता है, ये खाली एम्ब्रियो की बॉडी में नहीं आ रहा ब्लड। मैंने आपको जब ह्यूमन फिजियो पढ़ाया था तो बताया था अच्छी तरह से कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाए, कि मदर की बॉडी से ब्लड निकल के फीटस में आ जाए और फीटस का ब्लड निकल के मदर में चला जाए। ब्लड नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जहाँ फीटस के विलाए हैं, एम्ब्रियो के विलाए हैं, उन विलाए के चारों तरफ ब्लड वेसल्स भी हैं, यूट्राइन वॉल भी, और जो थोड़ा सा स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस, ठीक है, आपको तो नहीं पढ़ना, उस स्पेस में मैटरनल ब्लड भर जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कॉरियोनिक विलाए आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, चारों तरफ ऐसा हो गया। यहाँ पर ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, उस स्पेस में क्या भर गया, इसको फिर मुझे बनाना पड़ेगा फाइनल स्ट्रक्चर, कि अगर ये दूर दूर बना रहे हैं हम, अगर ये एम्ब्रियो के कॉरियोनिक विलाए हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं इनर सेल मास है, जिसने भी डिफरेंशिएट होना शुरू कर दिया है वो वेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो कॉरियोनिक विलाए को इस तरह यूटेराइन टिश्यू ने घेर लिया है, ओके, एंड जो थोड़ा सा स्पेस है दोनों के बीच में, उस स्पेस में क्या भर गया है बच्चों, मैटरनल ब्लड, जिससे आराम से उस ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स फटाफट डिफ्यूजन करके एम्ब्रियो में आ सके। ब्लड नहीं आएगा कभी भी, डू रिमेंबर, ब्लड नहीं आता, ठीक है। ब्लड के प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कांट क्रॉस दिस विलाए, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो भी चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन है, वो आ रहा है, और इस मैटरनल ब्लड कहाँ से आ रहा है, बट ऑब्वियस यहाँ जो मैं आपको कह रही हूँ कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो इससे चिपक गई हैं और दोनों के बीच में अब गैप नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मैटरनल ब्लड अंदर नहीं आएगा फीटस की बॉडी में कभी भी, ये यहीं पे भरा रहेगा लास्ट तक। तो इस तरह के प्लेसेंटा को कहते हैं बच्चों हीमोकोरियल प्लेसेंटा। आप देखना, पहले कई बार PYQ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, अब तो आउट ऑफ NCERT इसलिए नहीं पूछते, क्योंकि ह्यूमन्स में जो प्लेसेंटा बना उसमें कॉरियोनिक विलाय इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हीमोकोरियल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, होता है एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, अलग अलग होते हैं। एपिथीलियोकोरियल में यहाँ पे प्रॉपर एपिथीलियम होती है, मैटरनल ब्लड नहीं होता। एक और टाइप होता है, उसका नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आपसे पूछ लेंगे कि ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा है, तो ह्यूमन्स में हीमोकोरियल क्यों है, आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हीम वर्ड किसको बता रहा है, हीम बता रहा है मैटरनल ब्लड को। ना सिर्फ मैटरनल ब्लड कैपिलरीज में है, बल्कि कुछ ब्लड इंटरविलस स्पेस में भी भर गया है। क्लियर। तो दिस इज द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम को इस तरह भी बनाया हुआ है कि अगर ये कॉरियोनिक विलाए हैं, ये यूट्राइन वॉल है, मैटरनल टिश्यू है, तो मैटरनल ब्लड यहाँ पे भर गया है। दिस इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये प्लेसेंटा बना, HCG से स्टार्ट हो जाएगा सिक्रीट होना, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल दे देगा कि भाई अब तुम्हें परसिस्ट करना है, डीजनरेट नहीं होना। क्लियर। और शेप ऑफ प्लेसेंटा अगर पूछे तो ह्यूमन बींग्स में शेप ऑफ प्लेसेंटा डिस्कॉइडल माना जाता है। शेप ऑफ प्लेसेंटा के बेसिस पे भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, आपको सबके सारे टाइप्स नहीं पढ़ने। डन, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो देखो NCERT में, वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि NCERT में लिख देते हैं, लिख दिया कि कॉरियोनिक विलाय इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, तो यहीं पर तुम लिख लो क्योंकि इसमें मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, दैट्स वाई दिस इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जो कि शेप के बेसिस पर एक डिस्कॉइडल प्लेसेंटा है, ठीक है। नाउ द कॉरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर and jointly form a, highlight करना, structural and functional unit between developing embryo, जिसको आप fetus कहेंगे, and maternal body which is called placenta. तो simply define placenta, the structural and functional unit between developing embryo and maternal body, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। Now what are the functions of placenta? अब ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा बच्चों प्लेसेंटा। क्या? एक तो ये बात ध्यान रखना कि इसका साइज सिर्फ इतना सा ही नहीं रहेगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ये एम्ब्रियो भी तो बढ़ेगा, तो जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ेगा इस चीज को भी बढ़ने की जरूरत है, यूट्रस की वॉल को भी बढ़ने की जरूरत है, तो यूट्रस का साइज भी बढ़ेगा। हालांकि यूट्रस का साइज बढ़ना 4th मंथ 5th मंथ पे शुरू होता है, उससे पहले एम्ब्रियो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो साइज में इतना नहीं बढ़ता,
लेकिन एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन्स जो बन रहे होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन रहे होते हैं, और जो यूट्राइन कैविटी के अंदर मतलब जितनी यूट्राइन कैविटी है उतना स्पेस उसको सफिशिएंट होता है। तो आपने देखा होगा उसको बेबी बम्प कहते हैं, तो वो जनरली मदर में कब दिखना शुरू होता है, 4th या 5th मंथ पे, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस अपना साइज भी बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उस दौरान फीटस का साइज तो बढ़ रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा कि यूट्रस भी बढ़ जाए, तो बट ऑब्वियस चारों तरफ प्लेसेंटा भी और थिक होता जाएगा, अब ये थिकनेस खूब मोटी होती जाएगी, एंडोमेट्रियम की खूब सारी सेल्स, लेयर्स, ब्लड वेसल्स इसको सराउंड करती जाएंगी। ठीक है, और कुछ महीनों बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो ये यूट्राइन कैविटी है, ये यहाँ पर आपको फंडस दिखाया है, ये जो पूरे ये वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं इनको लिखा है प्लेसेंटल विलाय। तो ये प्लेसेंटल विलाय क्या है, प्लेसेंटल विलाय का मतलब एक तरह से कॉरियोनिक विलाय है इसमें, प्लस यूट्राइन विलाय। यूटरस ने भी तो प्रोजेक्शन बनाए थे, दोनों ने मिलाकर पूरा प्लेसेंटा बना रखा है ना। तो अंदर वो जो इनर सेल मास पहले सिर्फ यही था, वो इनर सेल मास धीरे 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 थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एम्ब्रियो का शेप ले रहा है। तो अब समझना है एक और चीज कि अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता और वो इनर सेल मास खिसक के बीच में आ जाता और फिर अपना साइज बढ़ाता, तो फिर इसका तो आउटर वाले से कनेक्शन ही छूट जाता। अगर ये कुछ ऐसा होता कि ये आउटर है और एम्ब्रियो यहाँ ग्रो कर रहा है, तो इसके बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है फिर। इसलिए नेचर ने क्या किया कि जैसे जैसे एम्ब्रियो अपनी शेप लेगा, अपना साइज बढ़ाएगा और इस प्लेसेंटल विलाय से थोड़ा दूर होता जाएगा, तो इसे इससे कनेक्ट रखने के लिए एक कॉर्ड डेवलप कर दी यहाँ पर, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में फीटस की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिससे उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये तो प्लेसेंटल विलाय है, तो यहाँ पे मैटरनल ब्लड भी भरा हुआ, इधर मदर की ब्लड वेसल्स हैं, तो वहाँ से जो नरिशमेंट है वो कहाँ आएगा, विलाय में, विलाय से ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू फीटस को वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड में ऐसा कह सकती हूँ क्या, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या हम ऐसा कह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो विद प्लेसेंटा, ऐसा भी कह सकते हैं। वही अम्बिलिकल कॉर्ड है, जब बेबी पूरा मतलब जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तो बर्थ होता है ना, तो बर्थ होता है तो हम एक आपने सुना होगा डॉक्टर्स की एक नाल को काट के अलग कर देते हैं। हमारा जो बेली बटन होता है, हमारी जो नाभि होती है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, हम इस नाभि से ही बच्चों अपने मदर के यूट्रस में प्लेसेंटा से जुड़े हुए थे, इसी से हमारी बॉडी को सारा नरिशमेंट मिल रहा था। ठीक है, इसलिए इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और फिर जब बर्थ होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके, आपने कभी न्यूबॉर्न देखा हो तो उसके नाभि पर एक छोटा सा पट्टी लगी रहती है, कुछ दिनों में वो हल्का सा हील हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसी को इंडिकेट करता है। और मदर में जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी, हम पढ़ेंगे जब मदर में डिलीवरी होगी, पार्चुरेशन होगा, तो जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा तो उसके बाद ये जो इतना सारा टिश्यू है, प्लेसेंटा है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये भी पूरी वेजाइना के थ्रू इट विल बी एक्सपेल्ड आउट, है ना। मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देती हूँ, समझाया ही है, तो ये देखो इस तरह का, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले बेबी का हेड बाहर आता है, क्राउनिंग बोलते हैं उसको, और फिर बेबी को तो अलग कर लेते हैं कट करके, और ये जो पूरा प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये भी ऑटोमेटिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से इसको भी बाहर बॉडी के एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो कहाँ पर थे हम वापिस, अभी तो बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी पर आ जाते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहा है। पहला क्या करेगा, एम्ब्रियो को जरूरत की चीजें तो देगा ही, प्लस उसमें जो बेकार की चीजें बन रही है वो लेगा भी क्या। एक बात बताओ, जरा सोच के देखो, क्या एम्ब्रियो खुद सांस लेता होगा मदर के अंदर, फीटस, क्या उसके पास ऑक्सीजन है चारों तरफ? उसके लिए तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, प्लेसेंटा। CO2 कहाँ जाएगी, प्लेसेंटा में। एम्ब्रियो फीटस के लंग्स फंक्शनल नहीं होते, फीटस पहली सांस लेता है दुनिया में बाहर आके। ठीक है, क्या फीटस की किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फीटस के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता जा रहा है, और यूरिन निकालने की कोई जगह है वहाँ? यही अगर अंदर ही यूट्रस में उसने यूरिन अपना एक्सक्रीट आउट कर दिया तो मदर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो फीटस में किडनी भी फंक्शनल नहीं है, फीटस का लिवर फंक्शनल है, वो यूरिया बना रहा है, पर यूरिया जैसे ही ब्लड में आ रहा है उसको किडनी में नहीं ले जा रहा ब्लड, बल्कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर में दे रहा है। तो तुम सोचो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर पर डबल वर्कलोड है। मदर की किडनी को खुद का यूरिया तो निकालना ही है, जो प्लेसेंटा से बच्चे का यूरिया कलेक्ट किया है वो भी निकालना है ना।
जो वो खाना खा रही है उनको डबल खाना है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की बॉडी को तो मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, प्लस फीटस विच इज हाईली ग्रोइंग, मतलब जिसमें सेल डिवीजन चल रहा है, एंड यू नो सेल डिवीजन हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो कितना सारा नरिशमेंट फीटस के लिए भी चाहिए होगा। साइज छोटा है बट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका भी वो, प्लस जो ऑक्सीजन वो सांस ले रही हैं तो ऑक्सीजन फीटस को भी चाहिए। मदर में मतलब प्रेगनेंसी के दौरान थोरैसिक ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, नॉर्मली हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, बट प्रेगनेंसी में थोरैसिक ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लेसेंटा का फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ बच्चों? प्लेसेंटा का फर्स्ट फंक्शन है इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। इसके लिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है, हाईलाइट करना, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये पहला फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा सिर्फ HCG ही नहीं बनाता बच्चों, और भी कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना, प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ग्लैंड तो नहीं बोला है इसको, बट येस इट इज एन एंडोक्राइन टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। कोई एक दो हार्मोन नहीं, कई सारे हार्मोन्स बनाता है, जिनमें से सिर्फ कुछ तुम्हारे यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से? एक तो HCG, इनके किसी के अलग से फंक्शन नहीं दे रखे तो मैं यहीं लिखवा देती हूँ। ये जो HCG हार्मोन बन रहा है इसका नाम है गोनाडोट्रोफिन। इट टेक ओवर द जॉब ऑफ LH, इट टेक ओवर द जॉब ऑफ LH। ये शुरू में ही बनने लग गया था अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे प्लेसेंटा बना था। तो जो LH का फंक्शन क्या है? दैट इज मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम पूरी प्रेगनेंसी में नहीं रहती बच्चों। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम अप टू 3 to 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। जो इनिशियल 3 to 4 months होते हैं प्रेगनेंसी के, उन्हीं तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्ट्रॉन बनाना, और 3 से 4 महीने बाद प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्ट्रॉन बनाने लग जाता है। ये प्रोजेस्ट्रोजन्स क्यों लिखा है? जैसे टेस्ट एंड्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन, वैसे ही एस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन एस्ट्राडायोल इज द एग्जाम्पल। प्रोजेस्ट्रोजन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन इज द एग्जाम्पल। तो प्रोजेस्ट्रॉन लिखा हुआ आ जाए, प्रोजेस्ट्रोजन लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। देन दूसरा हार्मोन क्या? प्रोजेस्ट्रॉन कब बनना स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है एट 3 to 4 month फ्रॉम प्लेसेंटा। उससे पहले इस हार्मोन को खुद कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहा था, ठीक है। देन और कौन सा हार्मोन बन रहा है भाई? देखो, थोड़ा सा सिग्नल मेमोरी ग्लैंड्स को भी जाएगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स को भी प्रिपेयर होना है। मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर भी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होती है, वो होती है एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स को सिर्फ ग्रो ही नहीं करना, उनको डिफ्रेंशिएट भी करना है, उनके अंदर खूब सारे एल्वियोलाई बनाने हैं, मिल्क फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करना है। हालांकि मिल्क फॉर्मेशन तो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी पर होगा, ड्यूरिंग 9 months नहीं होगा, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी पर होगा, बट उस प्रोसेस को शुरू तो करना पड़ेगा। तो प्लेसेंटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी बनाता है, प्लेसेंटा से बन रहा है इसलिए प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी मिल्क प्रोडक्शन। तो इस HPL का काम है मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाना, उनका डिफ्रेंसिएशन करवाना, और लेटर ऑन उनमें मिल्क प्रोडक्शन करवाना। हालांकि ये मिल्क प्रोडक्शन का मेनली काम प्रोलैक्टिन करेगा बच्चों। मेनली काम कौन करेगा? प्रोलैक्टिन, अभी आएगा उसके बारे में भी, ठीक है। एस्ट्रोजन इन जनरल यूट्राइन वॉल वगैरह पे जो भी इसके एक्शंस हैं वो करेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो पहले भी बन रहे थे, अब थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। और एक हार्मोन यहाँ पर लिखा है जो कि थोड़ा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में बनना शुरू होता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी a hormone called relaxin is also secreted by, तुम्हारी बुक में लिखा है ओवरी, also secreted by ovary, यानी ये प्लेसेंट, ये थोड़ा सा आप लिख लेना आपकी एनसीईआरटी में कि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये प्लेसेंटा से भी बनता है बच्चों, एंड ओवरी से भी बनता है। ओवरी में इसको वही कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाती है और प्लेसेंटा भी इसको बनाता है। रिलैक्सिन का काम क्या है? यहाँ लिखा है क्या इन्होंने? रिलैक्सिन का फंक्शन है, नहीं लिखा है तो आप लिख लो। रिलैक्सिन का फंक्शन है
रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, मुझे ऐसा ध्यान है कि था, चलो नहीं है तो लिख लो। क्या फंक्शन है रिलैक्सिन का? रिलैक्सिन का फंक्शन है, क्या करता है रिलैक्सिन, यहाँ लिख दूं क्या, रिलैक्सिन रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, इट रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था शुरू में इस चैप्टर में, तो मैंने तुम्हें बताया था यूट्रस, जैसे अगर हम वेंट्रली देखें तो फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर है, उसके पीछे यूट्रस है, और यूरिनरी ब्लैडर के आगे ही दोनों प्यूबिक बोन जुड़ी हुई हैं विद अ कार्टिलेजिनस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा डायलेट करना है, रिलैक्स करना है, जिससे कि बर्थ भी इजीली हो जाए और यूट्रस को भी एनलार्ज होने के लिए अच्छी तरह जगह मिले, ठीक है, वेजाइनल डायलेशन में भी प्रॉब्लम ना आए। तो इट रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, ध्यान रखना, बट इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्लियर। और क्या करे, ये तो हो गए प्लेसेंटा के फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर HCG के नाम में कॉरियोनिक वर्ड क्यों आया है, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट जो है ना कॉरियोन पार्ट, उसी से सेक्रेट हो रहा है, ओके। तो कौन कौन से हार्मोन बना रहा है प्लेसेंटा? HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये तीनों तो नए हार्मोन्स हैं, पहले नहीं थे, और 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी एडिशनली बना रहा है। तो नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, NCERT में लिखा भी है, आप हाईलाइट कर दो कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन विमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो कौन से हार्मोन्स हैं जो किसी विमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आपको मिलेंगे? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ठीक है। अब ये तो प्लेसेंटा के हार्मोन्स हो गए, प्लस ये जो 3 हार्मोन्स हैं प्लस ये 2 हार्मोन्स हैं, इनके अलावा भी एक फीमेल में कुछ हार्मोन्स और ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं बच्चों, देखना यहाँ लिखा है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, जिसमें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो आ ही गया, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। जिसने एंडोक्राइन सिस्टम मुझसे अच्छे से पढ़ा था उसको याद होगा, हमने इसी सीरीज में पढ़ रखा है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिसोल जो है वो कैसा हार्मोन है, कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ना, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि प्रेगनेंसी में ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए कॉर्टिसोल बढ़ा दिया। ये हर जगह से ग्लूकोज को निकाल के लाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, जितना ज़रूरत है लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस वगैरह भी करवाता है कि अगर नहीं मिल रहा ग्लूकोज ग्लाइकोजन से तो लिपिड्स और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनाओ, पर बनाओ क्योंकि वो चाहिए, ठीक है। देन प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ रहा है, लिखूं क्या यहाँ पर, कॉर्टिसोल क्यों बढ़ रहा है, टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। प्रोलैक्टिन क्या करेगा आपको पता है, मैमरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। और थायरॉक्सिन क्या करेगा बच्चों, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए तो जो बेबी बॉर्न होगा वो लो IQ होगा, उसका लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, गूंगा बहरा बच्चा, डेफ म्यूटिज्म भी हो सकता है, या एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, और उसकी ग्रोथ भी स्टंटेड होगी, जिसको कहेंगे क्रेटिनिज्म। अच्छे से पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन तो बहुत ज़रूरी है, बोथ फॉर मदर में मेटाबॉलिज्म के लिए प्लस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। अभी एम्ब्रियो की ग्लैंड तो बाद में बनाएगी अपना खुद का थायरॉक्सिन, अभी तो मदर से मिल रहा है उसको थायरॉक्सिन, ठीक है। सो दीज आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स, कई गुना बढ़ जाते हैं ये हार्मोन्स इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल, क्यों चाहिए, फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन जिसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए प्लेसेंटा के 2 फंक्शन, पहला टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बहुत सारे हार्मोन्स बनाना, ठीक है। नाउ तो थर्ड वाले में हमने प्लेसेंटा फॉर्मेशन देख लिया। नाउ नेक्स्ट जो है इसके बाद उस पर मैंने आपको लिखवाया था गेस्ट्रुलेशन। अब गेस्ट्रुला वर्ड का जिक्र कहीं नहीं किया है NCERT में, तो तुम यूँ समझ लो बच्चों कि जब ये सब काम हो रहा है ना, जब प्लेसेंटा बन रहा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ रहा है, इनर सेल मास में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनर सेल मास में क्या चेंजेस हो रहे हैं। 3 to 4 मंथ्स के बाद की बात नहीं कर रहे हम, वही 7 डेज के बाद की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो प्लेसेंटा इंक्रीज कर रहा है अपनी थिकनेस को, और साथ साथ में ये जो इनर सेल मास है इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो इनर सेल मास में क्या होता है बच्चों, इसकी सेल्स खुद को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेती हैं। पहले 2 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और फिर दोनों के बीच में बन जाती है मीजोडर्म। तो जैसे ही ये तीनों जर्म लेयर्स बन जाएंगी, अब आप इसको ब्लास्टोसिस्ट ना कह के क्या कहोगे, गेस्ट्रुला, ठीक है। तो जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टोला, गेस्ट्रुला,
क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इमीडिएटली, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, बहुत समय बाद नहीं, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ तुरंत बाद, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू, एक आउटर लेयर बनी एक्टोडर्म और एक इनर लेयर बनी एंडोडर्म। पहले हमेशा एक्टो एंडो बनते हैं, उसके बाद दोनों के बीच में अ मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टो एंड एंडो। हो सकता है सीक्वेंस ही पूछ लें आपसे, ठीक है। और अगर ये तीनों लेयर्स बन गई तो इन तीनों लेयर्स से, एक्टोडर्म से ऑर्गन्स कौन से बनेंगे, एंडो से, मीजो से। ये सब पता होता है कि भाई मीजो को क्या बनाना है, एक्टो को क्या और एंडो को क्या। पहले इस पे भी क्वेश्चंस आते थे, अब जनरली नहीं इतने ज़्यादा पूछते, बट तुम देखना PYQs करोगे तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम भी लिख लेना अपनी NCERT में कहीं पर। एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है बच्चों पूरा, वैसे भी हम एक्टोडर्म, नर्वस सिस्टम हमारा याद रखना, जो सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म उससे बनेगा, प्लस जो हमारे बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है स्किन और उसके डेरिवेटिव हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, वो भी इसी से बनते हैं, ठीक है। जब हम एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि पूरा मस्कुलर टिश्यू और पूरा कनेक्टिव टिश्यू इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो सारी मसल्स हमारी, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ गया बताओ, ब्लड, कार्टिलेज, लिम्फ, बोन्स, एडिपोज, लूज, टेंडन, लिगामेंट, किसी भी तरह से ऑप्शन आ जाए कि ये किससे डिराइव होता है, तो अगर तुम कोरिलेट कर पाओगे कि भाई कनेक्टिव टिश्यू है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। प्लस जब हमने एनिमल किंगडम के शुरू में नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ लिखा था नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, तो ये भी मीजोडर्म से बनेगा। नोटोकॉर्ड यानी जो आगे जाकर बैकबोन बनाएगा, तो बोन आ गया, वही कनेक्टिव टिश्यू हो गया एक तरह का, अभी कार्टिलेजिनस है, बाद में बोनी हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत अलग अलग एकदम रटना पड़ता था हम लोगों को पहले कि एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गन, आई का कौन सा पार्ट एक्टोडर्म से बन रहा है, कौन सा मीजो से, कौन सा एंडो से, तो ये सब तो तुमसे अब नहीं पूछते। बट येस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं हमारे बच्चों, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, किससे बनता है, मीजोडर्म से। एंडोडर्म से बनते हैं हमारे एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दो, लिवर और पेनक्रियाज, और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पैराथायराइड, इसी से बनती है, ठीक है। और भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, बट वो तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्लियर। तो बस तुम तो ये जो मैंने मेजर बताए हैं तुम्हें वो याद रखना है ना। तो हमारा नर्वस टिश्यू आ गया, मस्कुलर टिश्यू आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, एंड डू रिमेंबर एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हर ऑर्गन के चारों तरफ है लगभग, कोई कैनाल है, कोई सॉलिड ऑर्गन है, हर जगह एपिथेलियम तो है ही। तो ये तीनों से बनेगी, जो ऑर्गन जिससे बन रहा है लगभग उसकी एपिथेलियम उसी से बन जाती है, ठीक है। तो जस्ट तुम इस चीज़ को नोट करके रख सकते हो, तुम्हें PYQ सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब हुआ इनर सेल मास का डिफरेंशिएट होना इन 3 लेयर्स में। इन तीनों लेयर्स को ही हम कहते हैं बच्चों जर्मिनल लेयर्स, यानी गैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स हो रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है बच्चों, क्या कि these 3 layers give rise to all tissues or organs in adult. It need to be mentioned here that जब ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो रहा होता है ना बच्चों, तो कुछ सेल्स नेचर जानबूझ के इंटेंशनली अनडिफरेंशिएटेड छोड़ देती है कि ये सेल्स ना एक रिजर्व की तरह पड़े रहने दो, क्या पता एम्ब्रियो को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो अब वो सेल वापस रिवर्स तो जा नहीं सकती, तो कुछ सेल्स, भाई तुम खुद लॉजिक लगाओ कि हमारे एम्ब्रियो का ये जो इनर सेल मास है ये टोटीपोटेंट नहीं है क्या। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, एक कुछ ऐसी सेल्स, मतलब कुछ ऐसी सेल्स जिनके पास पूरी बॉडी बनाने की कैपेसिटी हो। तो हमारी पूरी बॉडी इन्हीं से तो बनेगी बच्चों, यही तो डिफरेंशिएट होंगे एक्टो, मीजो, एंडो में, फिर उनसे ऑर्गन्स बनेंगे। तो अगर कुछ सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड ही छोड़ दिया जाए तो वो हमारी रिजर्व सेल्स हो गई कि बाई चांस बीच में किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो वो सेल्स एक रिजर्व प्रेजेंट है ना। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में भी सेल्स होती हैं, सिर्फ ब्लड वेसल्स ही नहीं होती, सेल्स भी होती हैं, और वो सेल्स यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बच्चों। तो वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो कहाँ रिजर्व हैं हमारे में, अब एडल्ट में नहीं है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में थी। तो यहाँ पर तुम लिख देना अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़
स्टेम सेल्स, इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं बच्चों स्टेम सेल्स। तुमने सुना है क्या कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के स्टेम सेल्स को अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करवाते हैं। अगर तुमने कभी अपनी दादी नानी से सुना हो तो बताते थे कि पहले के ज़माने में ना बच्चों की जो नाल होती थी उसको फेंका नहीं जाता था, बल्कि एक मटके में या किसी चीज़ में डालकर और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। कभी पूछना, बहुत पहले ज़माने में ऐसा करते थे। आई डोंट नो अबाउट द रीज़न, बट शायद उसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी थेरेपीज़ बच्चों, मोस्ट रीसेंट थेरेपी, इवन ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं वो भी हमारे इंडियन मेडिसिन में चरक सुश्रुत जो थे ना बड़े बड़े चिकित्साविद, उन्होंने ये सब टेक्निक्स पहले ही इनोवेट कर रखी थी। वो तो जब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, अंग्रेज आए, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक जलकर ख़त्म हो गई, हमें पता भी नहीं चला उनके बारे में। तो हो सकता है उस वक्त पर ऐसी कोई रिसर्च चल रही हो या पता भी चल चुका हो, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को इसीलिए प्रिजर्व करते थे। तो वो जो इतने सालों पहले पुराने ज़माने में करते थे वो अब एडवांस वे में होता है। अब अपन जब बॉर्न हुए तब तो ये टेक्निक नहीं थी, पर हाँ अब आज के टाइम में पेरेंट्स को ये बताया जाता है, पूछा जाता है कि आपको अपने बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करवाना है क्या। तो अगर वो येस करते हैं तो कुछ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसका कुछ कॉस्ट होता है लैक्स वगैरह में। तो अगर वो येस करते हैं तो जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान इस अम्बिलिकल कॉर्ड को सेफली अलग कर लिया जाता है और वही -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, मतलब उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है और लेबोरेटरी में उस बच्चे के नाम के टैग के साथ उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से प्रिजर्व करके रखते हैं। क्या काम आएंगी वो स्टेम सेल उसके? क्यों खर्च किए इतने पैसे पेरेंट्स ने? क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में, और फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा इससे, अगर अभी तक तो ये है कि अगर कभी फ्यूचर में मान लो उस बच्चे को कोई भी एक ऐसा डैमेज हो जिसमें सपोज उसकी स्किन बहुत ज़्यादा जल जाए, है ना, तो उन स्टेम सेल्स को वहाँ लगाकर बिल्कुल वैसी ही नई स्किन आ जाएगी, कोई दूसरी स्किन ग्राफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, है ना। आजकल तो ऑर्गन ग्राफ्टिंग भी होती है, तो क्या पता अभी अब तक हो गया है मेडिकल साइंस में, यानी मुझे भी नहीं पता, बट येस क्या पता इन स्टेम सेल से पूरा उस बच्चे का कोई एक ऑर्गन बना लें हम। कैसे बनाएंगे वो पता नहीं, है ना। तो इन स्टेम सेल से आप कुछ भी बना सकते हो। किसी का कोई परमानेंट टीथ टूट के गिर गया है, एक्सीडेंट में चला गया है, तो स्टेम सेल्स वहाँ पे थोड़ी सी इम्प्लांट कर दो, वो वैसा का वैसा टीथ बना देंगी, बिकॉज दीज सेल्स हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म एनी ऑफ द ऑर्गन। तो इनको जैसे भी अब कैसे इम्प्लांट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको नहीं डिटेल में जाना, बट येस दे आर टोटीपोटेंट सेल्स, जिनको अब आज के ज़माने में प्रिजर्व भी किया जाता है अगर पेरेंट्स चाहें तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखा है इट नीड टू बी मेंशन्ड दैट the inner cell mass contain certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. Okay, so these are totipotent cells. Totipotent cells, ठीक है, totipotent cells। एंड आप लिख सकते हो nowadays stem cells यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कहाँ होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड में, पूरा लिख लेना। अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्रायो प्रिजर्व्ड, इज तो नहीं, कैन बी, चाहे तो कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। समझ में आ गया? स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, इसको स्टेम सेल प्रिजर्वेशन स्टेम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये तो हो ही गया हमारा। अब इसके बाद ना एनसीईआरटी में तो सीधा ऑर्गेनोजेनेसिस समझा दिया है तुमको, बट यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी। अगेन तुम जब PY यूज़ करोगे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि जब गैस्ट्रुलेशन हुआ, यानी जब गैस्ट्रुला बना, तो जर्म लेयर्स तो बनी गई। इन जर्म लेयर्स के साथ साथ बच्चों ये जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना इसके चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जिनको बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर तुम ये वाला डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में देखो कुछ लेबलिंग्स दी हैं तुमको। ये तो विलाय दिखाएं, तो मैंने तुमको कहा विलाय जिस लेयर से बने हैं वो लेयर कौन सी है? कॉरियन। तो तुम इसी लेयर को लेबल कर दो। ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स बोल रही हूँ ना मैं तुम्हें कि फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनेंगी, ये फीटल मेम्ब्रेन बच्चों 4 होती हैं। कौन कौन सी? कॉरियन, एमनियन, योक्सेक, एलेंटॉइस। कॉरियन तो बाकायदा एक चारों तरफ से कवर करती हुई लेयर है, पर ये जो 3 है ना, ये लेयर नहीं है,
ये कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे समझना, एमनियन से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एमनियोसेंटेसिस, है ना। तो देखो ये तो हो गया पूरा कॉरियन। अब जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है ना, तो ये जो तुम्हें एक लेयर दिख रही है, ये एक डबल, मतलब ये एक लेयर ना होके दो लेयर है ना, एक ऐसे अंदर आ गई, थोड़ी बाहर की तरफ हो गई, और इसी में अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो ये एक लेयर ना होके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक बैग। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर तो हो गई कॉरियन, और सेकेंड लेयर हो गई एमनियन, या इसने बना दिया एमनियोटिक बैग। एंड इस बैग के अंदर भरा रहता है बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे कि एमनियोसेंटेसिस में टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट क्या है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बट एमनियोटिक फ्लूइड क्या है वो समझ में आया। नेचर ने क्यों बनाया ये फ्लूइड, हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, उन चारों की तरफ फ्लूइड, उनके तरफ चारों तरफ फ्लूइड है। हार्ट में पेरिकार्डियल, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड, ब्रेन में CSF, क्योंकि फ्लूइड इज अ वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बर। तो यहाँ पर भी एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। छोटे मोटे शॉक से ये फीटस को बचाएगा। कोई भी छोटी मोटी मैकेनिकल शॉक लग रहा है तो वो इसी फ्लूइड में रह जाएगा, फीटस को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक दूसरी मेम्ब्रेन बन गई। ये सब ये जो लेयर्स है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं से बन रहे हैं अलग अलग, वो तुम्हें डिटेल में नहीं जाना। ठीक, देन यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये योक सैक लिखा है इसको बाहर की तरफ, इसको लिख लो, इट इज़ वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ये हमारे में है तो सही, बट ये वेस्टिजियल है, इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब हमसे पहले किसी में था ये, इसका कोई रोल था अच्छा खासा। यस, ये जो चारों लेयर्स मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये चारों लेयर्स बच्चों रेप्टाइल्स से बननी शुरू हुई थी। जो फिशेज और एम्फीबियंस है ना, उनमें तो क्या होता है आपको पता है, जेली जैसे एग्स होते हैं, तो वो तो अपने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जब रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, उनके चारों तरफ शेल्ड एग होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के एग के अंदर उनका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। हमें तो मदर के प्लेसेंटा से सब कुछ मिल रहा है, उसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहे हैं, लेकिन जो शेल्ड एग्स हैं उसमें एम्ब्रियो अंदर ग्रो कर रहा है, तो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट तो चाहिए ना। तो जब एग का शेल बनता है मदर में, रेप्टाइल में, फीमेल रेप्टाइल में, तो इस एम्ब्रियो के आसपास एक योक सैक बना दिया जाता है। योक आपको पता है, एग्स जो लोग खाते हैं उनको पता होगा, एग के अंदर योक निकलता है। ठीक है, जो येलो कलर का पार्ट होता है वो योक ही होता है। इट इज़ हाईली नरिशिंग, क्योंकि ये एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए बनाया गया था। जब तक एम्ब्रियो की हैचिंग नहीं हो जाती, ये इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, तब तक इतना नरिशमेंट होता है कि ये एम्ब्रियो को देता रहता है, इसलिए योक सैक था। बट हमें वो काम प्लेसेंटा से हो रहा है, तो हमारे में ये क्या हो गया, वेस्टिजियल। प्लस इस एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे भाई, तो नेचर ने एक और सैक बनाया जिसको बोलते हैं एलेंटॉइस। जो भी इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इस एलेंटॉइस में इकट्ठे होते रहते हैं, और जब एग की हैचिंग होती है तो एलेंटॉइस भी बाहर हट जाता है, मतलब, लेकिन एटलीस्ट एम्ब्रियो के कॉन्टैक्ट में तो नहीं रहे ना वेस्ट प्रोडक्ट, एक अलग सैक में आ गए, उसको कहते हैं एलेंटॉइस। क्या एलेंटॉइस की ज़रूरत है हमें, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जा रहे हैं। तो फोर्थ लेयर का नाम है एलेंटॉइस। ये हमारे में है ही नहीं, वेस्टिजियल भी नहीं है। एलेंटॉइस इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 4 लेयर्स, ये चारों। इसीलिए हम इन 3 को, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को एमनियोट्स कहते हैं बच्चों। एमनियोट्स, पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन। फिशेज एंड बर्ड्स को कहते हैं एनेमनियोट्स। यहीं पर आप कहीं पे लिख सकते हो चाहो तो। जो परम है ना, इस परम में जो ये दोनों हैं जिनके जेली लाइक एग्स हैं, इनको इन कवरिंग्स की ज़रूरत नहीं है, तो दीज आर एनेमनियोट्स। एमनियन के बेस पर नाम दिया गया है, एनेमनियोट्स। लेकिन जो राम है, जहाँ से शेल्ड एग शुरू हुए, ये इनमें क्या है, इनमें लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, फीटल मेम्ब्रेन्स, फीटल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट, जिसमें एमनियन भी प्रेजेंट है, इसलिए इन तीनों को बोलते हैं एमनियोट्स। ठीक है, क्लियर। कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तुम्हें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लिंक कर जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये सारा जो काम हो रहा है, ये भी किस में हो रहा है, गेस्टुलेशन के दौरान ही बन गई ये लेयर्स भी। ओके, और प्लस मैंने यहाँ पर एक तीसरी चीज़ और लिखी है जो आपको अगेन PYQ में मिल जाएगी, कि गेस्टुलेशन के दौरान
इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हुआ तो जर्म लेयर्स बनी। फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ फीटल मेम्ब्रेन्स बनी, जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये तो अंदर बनी, ये बाहर बनी, जो कॉरियन, एमनियन, यूक सैक और एलेंटॉइस। और जब ब्लास्ट, अब आप एकदम थोड़ा और बैक पे जाओ, ब्लास्टोसिस जब अटैच हुआ था तो उसमें ब्लास्टोसील भी तो थी, अब तो ब्लास्टोसील कहीं नहीं है। तो जब ये सब चेंजेस शुरू होते हैं उस दौरान ब्लास्टोसील का ऑब्लिटरेशन हो जाता है, यानी ब्लास्टोसील ब्लॉक हो जाती है और उसकी जगह एक अलग दूसरी कैविटी बन जाती है एकदम सेंटर में। आपको ध्यान है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो अंदर हम एक जगह बना, एक कैविटी बनाते थे, गट। जरा देखना बाद में एनिमल किंगडम का डायग्राम खोल के, सीलोम जब हमने पढ़ा था तब बताया था मैंने आपको। तो ये गट ही आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी। तो इसको बोलते हैं आर्केंटेरॉन। आर्की यानी प्रिमिटिव, एंटेरॉन यानी इंटेस्टाइन, वो स्ट्रक्चर जो आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगा। तो आर्केंटेरॉन भी कब बन गई? गैस्ट्रुला में। तो गैस्ट्रुला में ये 3 चेंजेस होते हैं, जर्म लेयर बनती हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स बनती हैं और गट बन जाती है, ब्लास्टोसील खत्म हो जाती है। यहीं से आप गैस्ट्रुला इसको बोल देते हो। फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स बनने शुरू होते जाते हैं तो आप उसको फीटस बोलने लग जाते हो। तो गैस्ट्रुला वर्ड भी बोलने की जरूरत नहीं, बस इनिशियली जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तब तक उसको गैस्ट्रुला कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, यानी ऑर्गन्स बनेंगे। तो आपको यहाँ बताया है कि कब कौन सा ऑर्गन बनता है, तो देख लेते हैं जरा हम। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स। यू नो इन 9 मंथ्स को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। डू यू नो हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट और कैट्स? तुमसे पूछ लिया है तो बता देती हूँ। डॉग्स में लगभग 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, कैट्स में भी 2 मंथ्स की होती है, बट बेचारे हाथी, एलिफेंट्स में पता है इंसान की भी डबल, 9 की जगह 18 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो वैसे ही बेबी एलिफेंट कितना भारी होता होगा और मदर एलिफेंट को उसको 2 ईयर कैरी करना पड़ता है, ठीक है। तो 18 से 22 मंथ्स, क्लियर। इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब स्पीशीज वाइज जेस्टेशन पीरियड वेरी करता है, ओके। इन ह्यूमन बीइंग्स, अब आपको बताया कब कौन सा ऑर्गन बन रहा है। आफ्टर, इसको समझने के लिए भी ना मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ्स का एक ग्रुप। तो 1st to 3rd मंथ, 4th to 6th मंथ, 7th to 9th मंथ, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू में नहीं बोला इन्होंने, बोला है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। तो अगर फर्स्ट मंथ पर जब प्रेगनेंसी जस्ट मतलब पता चलता है कि भाई हाँ शी इज प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर कैसे फीटस को चेक करते हैं? जस्ट स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं। सोचो तुम, क्योंकि उस टाइम पर एकदम से अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, भी छोटा सा फीटस है, आप ऐसे रेडिएशंस नहीं दे सकते एकदम से, है ना। तो ग्रोइंग फीटस का साइन क्या है? ग्रोइंग फीटस का यहाँ पे लिखा है, देखो कि द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग हार्ट साउंड एंड यू नो द इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप, ठीक है। देन बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, 2 मंथ जब पूरे हो जाएंगे तब तक फीटस में उसके हाथ पैर बन चुके होते हैं, छोटे छोटे से लिम्स, और उनमें उंगलियां, डिजिट्स बन चुकी होती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी 12 वीक्स मतलब 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने को आया, 3rd मंथ पूरा हो गया है। सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, इंक्लूडिंग लिम्स पूरे डेवलप हो गए, यहाँ तो सिर्फ छोटे छोटे बने थे, एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इससे तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ कि अगर फीटस का सेक्स डिटरमाइन करना है कि ये गर्ल है या बॉय है, तो जनरली अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी 3rd मंथ के बाद की जाती है। तो उसमें जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी विजिबल होगा, पता चल जाएगा, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि बॉय है कि गर्ल है। बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन कर रखा है कि डॉक्टर डिस्क्लोज नहीं कर सकते मदर या फादर को कि ये क्या है, क्योंकि वही इंडिया में आपको पता है गर्ल चाइल्ड को, अब तो ठीक है लोग फिर भी जेंडर इक्वलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, काफ़ी सोच बदल रही है, बट अभी भी कई सारे रूरल, इवन अर्बन शहरों में भी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते। तो क्या पता डॉक्टर बता दे और अगले दिन जाके वो अबॉर्ट करा दे, फिर डॉक्टर की जान पर आ जाएगा। तो तुम भी कभी फ्यूचर में डॉक्टर बनो तो तुम्हारा कितना ही नो वो पर्सन, बताना मत कि बॉय है कि गर्ल है, वरना तुम भी फंस जाओगे, ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बैन लगाया, हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कोई बैन नहीं है, वहाँ तो इस चीज़ को भी
वो लोग इंजॉय करते हैं इस चीज़ के लिए, वो लोग पार्टी रखते हैं कि भाई हाँ रिवील पार्टी कि भाई बॉय है कि गर्ल है, बट इंडिया में कुछ कारणों की वजह से इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। ठीक है, सोनोग्राफी तो करते हैं उसकी ग्रोथ देखने के लिए, जेंडर भी पता चल जाता है डॉक्टर को, बट वो बता नहीं सकता। तो कब पता चल सकता है? एट द एंड ऑफ 3rd मंथ, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, किसी भी तरह से आ जाएगा ऑप्शंस में, है ना। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं हम, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये सब हो गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th और 6th मंथ आएगा। 4th मंथ में लगभग ग्रोथ चलेगी। 5th मंथ तक क्या होगा देखना, ड्यूरिंग द 5th मंथ, आपने सुना है मूवीज में देखा होगा कि बेबी किक मारता है, तो वो जो किक मारना यानी वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है बच्चों। तो इधर लिखा है द फर्स्ट, हाईलाइट करना इसे, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, उसके सिर पे बाल आने लग जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग द 5th मंथ, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ 6th मंथ यानी 24 वीक यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्या होगा? ये हमारी पूरी बॉडी पर जो छोटे छोटे फाइन हेयर हैं ये भी एम्ब्रियो में बन जाते हैं, फीटस में बन जाते हैं, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं बच्चों, यू नो, बच्चा है ना अपने मदर के वूम में ही अपनी आंखें खोल लेता है, तो आईलिड्स सेपरेट, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि देखने के लिए कुछ है नहीं, तो आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड, पलके भी बन जाती है। तो आप तो यूं याद रखो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक तो वो किक मारेगा और सारे हेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट होंगे, पहले सिर पे बाल आएंगे, धीरे धीरे पूरी बॉडी पर आएंगे, आईलिड खुल जाएंगी और पलके भी बन जाएंगी, सारे हेयर से रिलेटेड चेंजेस हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, अगर हम लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, 9 मंथ्स पूरे हो गए हैं, 7th, 8th, 9th में कोई ऑर्गन नहीं बन रहा, सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ चल रही है पूरे की, ठीक है। द फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से आप लोगों को? चलिए भाई, तो ये हुआ आपका ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो एक तरह से स्पर्म और ओवम के बनने से लेकर जायगॉट के बनने तक, जायगॉट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस, कैसे वो इम्प्लांट हुआ, कैसे प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा ने क्या किया, कैसे उसमें तीनों लेयर्स बनी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, कैसे उसने कब कब कौन से ऑर्गन्स बनाए, दिस इज ऑल क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। ये सारी चीज़ एकदम आपको इसी तरह से याद रखनी है, सीक्वेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हमारा रह गया इस चैप्टर में पार्चुरेशन का प्रोसेस, कहने के लिए एक पैराग्राफ है लेकिन आपको इसको थोड़ा सा सही से समझना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस लैक्टेशन का प्रोसेस, और जैसा हम किसी भी चैप्टर के एंड में समरी पढ़ते हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई है, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। गुड बाय।